सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच कोर कमांडर की बैठक अगले हफ्ते होने की संभावना है। अब तक कोर कमांडर स्तर की 5 बार बैठक हो चुकी है। पहली बैठक को छोड़कर सभी बैठक बेनतीजा रही, लेकिन अगले सप्ताह होने वाली बैठक इस बार बिल्कुल अलग होगी। भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर कब्जा कर चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है, जिसके बाद उम्मीद है कि बातचीत की मेज पर अब चीन के तेवर नरम भी दिख सकते हैं। बैठक के दौरान भारत की तरफ से चीन को अप्रैल वाली स्थिति में तुरंत वापस लौटने और फिर से कहा जाएगा। वहीं डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को जल्द और तयशुदा समय के भीतर करने की भी अपनी पुरानी मांग को दोहराया जाएगा और इसके साथ ही एलएसी पर सेना के जमावड़े को भी कम करने के लिए भारत चीन से कहेगा। सूत्रों के मुताबिक ब्रिगेड कमांडर की बैठक में भी चीनी सैन्य अधिकारी इस बात पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि पहले भारत अपनी सेना पैंगोंग के दक्षिणी छोर से पीछे हटाए और तब जाकर चीन पैंगोंग के नॉर्थ बैंक पर कोई कार्रवाई करेगा। चीन की घेराबंदी के लिए भारत ने नई योजना बनाई है। चीन को घेरने के लिए भारत अब रूस, ब्रिटेन, वियतनाम से रक्षा सहयोग समझौता करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भारत जापान के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। इस समझौते से भारत इन दो देशों के साथ रक्षा सुविधा का इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं भारत की सेनाएं इन देशों में रक्षा सुविधा ले सकेंगी। और बड़ी खबर बता दें आपको, चीन की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं क्योंकि भारत अब रूस, ब्रिटेन और वियतनाम से रक्षा सहयोग समझौता करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भारत जापान के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। इस समझौते से भारत इन दोनों देशों के साथ रक्षा सुविधा का इस्तेमाल कर सकेगा। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ग्राउंड जीरो से लगातार मिल रहे सबूतों और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन अपने आने वाली सर्दियों में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटा हुआ है। चीन के अखबार में भारत को धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि अगर भारत एलएसी से पीछे नहीं हटा तो चीन के सैनिक पूरी सर्दियां वहीं डटे रहेंगे। चीन की एक गीदड़ भभकी ऐसे वक्त में आई है जब भारत सर्दी के मौसम में चीन की किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। चीन की चालबाजी पर सबसे बड़ी खबर। चीन की सर्दी वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब। शी की सेना का प्लान अक्टूबर ध्वस्त। बर्फीली साजिश का भारी खामियाजा भुगतेगा चीन। एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक बार फिर भारत को धमकी दी गई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चीन इस्तेमाल कर रहा है। ये दबाव की रणनीति खेल रहा है। ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चीन तुम जाड़े में बैठे रहो वहाँ पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यदि हमारे ट्रुप्स सियाचिन में -40 -50 पे सरवाइव कर सकते हैं और सियाचिन में रह सकते हैं तो -20 और -30 में रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। यही नहीं, खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एलएसी पर भारत के हाथों लगातार पिटने के बावजूद चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। न्यूज 18 के पास चीन की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के उस अभ्यास की तस्वीरें हैं जिसमें चीन की सेना सर्द हालात में भारत से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। चीन की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रचंड सर्दी में चीनी सेना की साजिश बेनकाब। छद्म हथियारों से धोखा देने की कोशिश। भारत के साथ चीन का चिटिंग वॉर। न्यूज 18 के हाथ लगा चीनी सेना का ये वीडियो उस धोखे की बानगी है जिसे चीन अक्सर अंजाम देता रहा है।
लेकिन इस बार भारत के सामने चीन की हर एक साजिश एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का ये वीडियो उस तैयारी की ओर इशारा कर रहा है जिसमें भारत को धोखे में रखकर चीन की सेना अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहती है। चीन के इस फाइटर जेट को देखिए, ये फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा से भरा एक गुब्बारा है। इसी तरह चीन के इस टैंक को भी देखिए, ये टैंक चीन के छद्म साजिश का पर्दाफाश कर रहा है। दरअसल चीन ये सब कुछ आने वाली सर्दियों के लिए कर रहा है, क्योंकि एलएसी के जिन इलाकों में तनाव बना हुआ है वहां अक्टूबर महीने में मौसम तेजी से बदलने वाला है। अक्टूबर महीने में लेह का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। अक्टूबर महीने में लद्दाख का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अक्टूबर महीने में सियाचिन में -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। यही वजह है कि चीन ने अभी से ही एलएसी पर सैनिकों और हथियारों का भारी जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने भीषण सर्दी का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर भी बना लिए हैं। सूत्रों के हवाले से इस बात की भी खबर आ रही है कि एलएसी पर चीन के सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया गया है। टैंक और ट्रक पर तैनात तोप भी चीनी सेना की तरफ से तैनात कर दी गई है। सर्दियों में एलएसी पर बने रहने के लिए खास तरह के तंबू भी बनाने शुरू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, रात में सीमा पर चीन की तरफ से सैन्य अभ्यास भी किया जा रहा है। लेकिन चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां भी ऐसी हैं जो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकती हैं। न्यूज़ 18 की टीम पूर्वी लद्दाख में एलएसी के उस इलाके में पहुंची जहां 3 महीने से चीन के साथ तनाव बना हुआ है। गलवान, देपसोंग और पैंगोंग में 3 महीने से लगातार हालात वैसे ही बने हुए हैं। जहां चोटियों पर बर्फ जमी है, वहां चीन से तनाव की गर्मी महसूस हो रही है। भारतीय जवानों की इस दौरान चीन के सैनिकों से झड़प भी हुई, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस तरह की जंग आसान नहीं है। कड़ाके की सर्दी में जवान देश की सीमा की सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद हैं। सर्दी से बचाव के लिए जवानों के पास वहां खास टेंट है जिनमें 8 से 10 जवान रहते हैं और सर्दी से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही जवानों को खास तरह के जैकेट, जूते और कपड़े दिए जाते हैं जो बर्फ में काफी मददगार साबित होते हैं। भारत की फौज कड़ाके की ठंड में भी सीमा के पास की चौकियों पर निगरानी में कोई चूक नहीं बरतना चाहती। चीन को बैकफुट पर धकेल चुके भारतीय फौजी अब कुदरत से भी लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स सियाचिन -40 -50 में अपना नौकरी कर चुके हैं, वहाँ उनका अनुभव है। तो पूरा इक्विपमेंट तो हिंदुस्तान के फौज का थल सेना का टेस्टेड है कि सब 0 टेम्परेचर में कैसे सरवाइव करना है, कैसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है, क्या क्या समस्याएं होती है, उसका समाधान क्या है, कौन इक्विपमेंट इफेक्टिव है, कौन इफेक्टिव नहीं है, किसकी मैल फंक्शनिंग हो जाती है सब 0 टेम्परेचर के वजह। ये सब ज्ञान हिंदुस्तान के थल सेना को ट्रुप्स को है, क्योंकि सियाचिन में तो बहुत दिन से बैठे हुए हैं। क्या यही अनुभव चीन के पास है? नहीं। चीन भले ही बातचीत की आड़ लेकर भारत के साथ लगातार विश्वासघात करना चाहता हो, लेकिन इस बार भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी पूरी कर चुका है। क्योंकि जो चीन एलएसी पर लगातार भारत को उकसाने का काम कर रहा है, वही चीन अब सर्दियों में भारत से एक बार फिर मुंह की खाने को तैयार बैठा है। पंजाब में स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पंजाब में किसी भी राशन डिपो से अनाज लिया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कांग्रेस ने रिया चक्रवर्ती के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार चुनाव की वजह से रिया चक्रवर्ती को फंसाने की साजिश की जा रही है। झूठा मामला में उसको क्रिएट करके मैन्युफैक्चर केस करके उनको फंसाया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के मिलने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि इन सिक्कों पर अरबी भाषा लिखी हुई है, जिसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को दे दी गई।
बिहार के मुजफ्फरपुर में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने डिग्री की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परीक्षा में पास होने के बावजूद बिहार विश्वविद्यालय उनकी डिग्री जारी नहीं कर रहा है। इसकी लड़ाई पूरी मुकम्मल तौर पर गवर्नर हाउस तक लड़ी जाएगी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के कड़े रुख के बाद चीन घबराया हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी जनता के आगे गुहार लगाई है कि संकट के समाधान के लिए चीन के राजनयिकों पर भरोसा रखें। साथ ही ग्लोबल टाइम्स अखबार में दावा किया गया है कि भारत से सीमा विवाद लंबा भी चल सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी जनता के आगे गुहार लगाई है कि संकट के समाधान के लिए चीन के राजनयिकों पर भरोसा रखें। और इसके साथ ही अखबार में यह भी दावा किया गया है कि भारत से सीमा विवाद लंबा चल सकता है। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच अब भारतीय वायुसेना चीन से सटी सीमाओं पर अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत करने जा रही है। इसके लिए सेंट्रल एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल राजेश कुमार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। वायुसेना अधिकारी ने राज्य के पर्वतीय इलाकों में एयर डिफेंस राडार और लड़ाकू विमानों के उतारने के लिए जमीन की उपलब्धता पर चर्चा की है। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। नेलोंग, लफ्थल, माना, बड़ाहोती, जोहार घाटी और व्यास घाटी वो इलाके हैं जहां चीन नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में यहां जमीन मिलने से उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में एयर डिफेंस राडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जैसी सुविधाएं स्थापित करने से वायुसेना को काफी मदद मिलेगी। एयर मार्शल ने पंतनगर, जौलीग्रांट और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार करने और चुकोटिया में एक हवाई अड्डे के लिए जमीन देने का भी आग्रह किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी है, इसलिए राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। लड़ाई के लिए, आत्मरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और शांति व्यवस्था के लिए हमको आयुध से परिपूर्ण होना ही पड़ेगा। और इसलिए मैं तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि हमारी जो सड़कें हैं, हमारी सेना के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी सैन्य शक्ति को हमको फ्रंट में रखना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सड़कों का निर्माण करना चाहिए। पिछले 3 महीने से एलएसी पर तनाव के हालात बने हुए हैं। गलवान घाटी में भारत के मुंह की खाने के बाद चीन इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि इस बार भारतीय सीमा पर कब्जे की साजिश रच रहा है। लेकिन चीन इस बात को लगातार भूल रहा है कि वो जो भी कुछ सोच रहा है उसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ना तो भारत अब पहले वाला भारत है और ना ही भारत के पास किसी तरह के संसाधन की कोई कमी है। इतना ही नहीं, जिस सर्दी वाली साजिश को लेकर चीन लगातार भारत को धमका रहा है, चीन को उसी साजिश का जवाब देने की तैयारी भी भारत पहले ही कर चुका है। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। सर्दियों में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। 20,000 फीट की ऊंचाई पर कांप उठेगी चीनी सेना। ग्राउंड जीरो से इस वक्त न्यूज 18 के पास बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना लद्दाख सेक्टर में आने वाली कड़कड़ाती सर्दियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि चीन के हर चाल का जवाब देने के लिए भारतीय फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हर हालात का मुकाबला करने के लिए एलएसी पर भारतीय जांबाज तैनात। सर्दी से मुकाबला करने के लिए 35,000 जवानों की तैनाती। भारत की अनुभवी फौज चीन के सैनिकों को करेगी चित। जिन बर्फीले इलाकों के लिए चीन अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है, उन इलाकों में भारतीय सैनिकों के हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे इलाकों के ऊपर सबसे पहले लड़ाई होती है सर्वाइवल की। जो सेना वहां पर सर्वाइवल की लड़ाई जीत जाएगी, वही सेना वहां पर टिक सकती है। चीनी सेना ने अभी तक कभी भी ऐसी ऊंचाई वाली पहाड़ियां नहीं देखी हैं। वहां पर लड़ना तो क्या, उन्होंने युद्ध अभ्यास भी बहुत कम किए होंगे ऐसी ऊंचाइयों के ऊपर। खासकर सियाचिन, यहां कहते हैं ओनली ईगल्स डेयर।
बहुत ही दृढ़ शक्ति और फौलादी तन और मन वाले सैनिक ऐसी जगहों पर जी सकते हैं, जिसके लिए भारतीय सेना अपने सैनिकों को तैयार करती है। सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों में भारतीय सेना की तरफ से ऐसे जवानों को तैनात किया जाता है जो किसी भी हालात का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये जवान दिमागी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी तरह के हालात इनका मनोबल नहीं तोड़ सकते। एलएसी पर तनाव के बीच न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की खबरें दे रही है और सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जो चीन पूरी सर्दियों में भारत के खिलाफ डटे रहने की बात कह रहा है, भारत ने इसी चीन को सबक सिखाने के लिए जांबाजों की एक ऐसी टोली तैयार की है जो कि अपने अनुभव और रणकौशल के चलते चीन के किसी भी मंसूबे को आसानी से ध्वस्त करने के लिए तैयार है। इसके ठीक उलट चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में जिन सैनिकों की तैनाती की है वो चीन के अनिवार्य भर्ती कार्यक्रम के तहत सिर्फ 2 से 3 साल के लिए सेना में आए। इसके बाद चीन के ये सैनिक अपनी आम जिंदगी में लौट जाएंगे। चीन के इन सैनिकों के पास ना तो लंबे वक्त तक हाड़ कपाने वाली सर्दी झेलने की आदत है और न ही भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीन के सैनिकों का मनोबल ही मजबूत है। और सियाचिन जैसे इलाके में जहां प्रचंड सर्दी पड़ती है, वहां सैनिकों का हुनर और मनोबल ही सबसे ज्यादा काम आता है। ऐसे एल्टीट्यूड के ऊपर बुलेट भी अलग से बिहेव करती है, जिसे बुलेट ड्रैग के नाम से कहा जाता है। टैंकों और गाड़ियों का इंजन स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत पेश आती है। फील्ड रिपेयर्स करने में बहुत मुश्किल होता है। हथियारों के जो स्टील के पार्ट्स होते हैं या लोहे के पार्ट्स होते हैं, अगर उनको नंगे हाथ से टच कर दिया जाए तो वहीं पर उनके साथ जकड़ जाते हैं। बहुत दुविधा होती है ऐसे इलाके में लड़ने के लिए, और ऐसे इलाके में वही सेना लड़ सकती है जो वहां पर रही हुई हो और जिसको वहां पर लड़ने की तकनीक मालूम हो। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इस बार तैयारियां ऐसी की गई है जो चीन की किसी भी चुनौती का न सिर्फ सामना कर सकती है कि चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब भी दे सकती है। ग्राउंड जीरो से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सभी सैनिकों को प्रचंड ठंड से बचने के लिए पोर्टेबल केबिन दिए गए हैं। जिन सैनिकों के लिए बंदोबस्त कराए गए हैं वो इससे पहले पूर्वी लद्दाख और सियाचिन में भी तैनात रह चुके हैं। इन सैनिकों को लंबे समय तक ठंड में डटे रहने का अनुभव है और ये मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल भारतीय जाबाजों को ऐसे हालातों से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जाती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। इन जवानों के सामने 11 हफ्ते की ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा जाता है। ट्रेनिंग के लिए इन 77 दिनों में इन्हें बेहद कठिन मुसीबतों को पार करना होता है, जिनमें से 49 दिन इन जवानों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बचे हुए 28 दिन इन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। हौज की ट्रेनिंग उन जवानों के लिए होती है जिन्हें भविष्य में सबसे ऊंचे और सबसे दुर्गम रण क्षेत्र में तैनात किया जाता है। इस माहौल में ढलने के लिए न सिर्फ समय बल्कि विज्ञान भी लगता है। इस माहौल में खुद को ढालने की चुनौती किसी अगर आम इंसान से पूछें तो उसके लिए पहाड़ जैसी हो सकती है, लेकिन 6 दिन में ही ये जवान अपने आप को इस माहौल में ढाल लेते हैं। इन जवानों को पहाड़ों पर बहने वाली नदी की धाराओं को भी पार करना होता है। इन नदियों का पानी इस कदर ठंडा होता है कि चंद सेकंड के भीतर शरीर को सुन्न कर सकता है। ऐसे हालातों में इन जवानों को न सिर्फ लहरों की टक्कर बर्दाश्त करनी होती है, बल्कि इनकी सांस काबू करने की ताकत का भी इम्तिहान होता है। इन खूंखार नदियों को पानी में बिना उतरे कैसे पार करना है, ये भी 72 घंटे की उस ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इस दौरान इन्हें दोनों किनारों पर बंधी रस्सी के जरिए नदी को कुछ इस तरह से पार करना होता है। बैटल लोड के साथ ये लक्ष्य महज 15 मिनट के भीतर पार किया जाता है। ये ट्रेनिंग का एक ऐसा दौर होता है जिसमें इन्हें अपने शरीर की पूरी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है।
ट्रेनिंग के आखिरी दौर से पहले वो वक्त आता है जब इन्हें बर्फीले इलाकों में अपनी शारीरिक ताकत और सहनशीलता की परीक्षा देनी होती है। ये स्नोक्राफ्ट है। ट्रेनिंग के इस दौर में इन जाबाजों को बर्फीली दुनिया की मुसीबतों में खुद को साबित करना होता है। इस दौरान इन्हें -30 से -70 डिग्री के बीच रहना सिखाया जाता है। ये देखा जाता है कि एक जवान कितनी देर तक इस तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। इसी पड़ाव में ये जवान मेटल स्पाइक्स यानी धातु के कांटेदार जूतों के साथ पहाड़ों पर चलना सीखते हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के इस दौर में इन्हें 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना होता है। जाहिर है भारत के पास न सिर्फ युद्ध का लंबा अनुभव है, बल्कि भारत के जाबाजों की ट्रेनिंग भी ऐसे माहौल में होती है जहां उनका सामना कुदरत के सबसे बेरहम चेहरे से कराया जाता है। यही वजह है कि अगर चीन इस बार भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल करेगा तो उसकी क्या हालत होगी ये वो सोच भी नहीं सकता। भारत अपनी सेनाएं सियाचिन में रखता है। किस प्रकार भारत अपनी सेनाएं कारगिल की बर्फीली चोटियों पर रखता है, किस प्रकार हमारे सैनिक वहां पर दृढ़ रहकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं और किस प्रकार हमारे सैनिकों ने न सिर्फ सियाचिन जीता था बल्कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी दुश्मन को हराकर पहाड़ियों को वापस लिया था। ये सारी चीजें साफ जाहिर करती हैं कि अगर आज जो शूल के इलाके में या पांगसो के इलाके में या ईस्टर्न लद्दाख में उन ऊंची पहाड़ियों के ऊपर, उन ऊंची बर्फीली सर्दीली पहाड़ियों के ऊपर अगर लड़ाई होती है तो पलड़ा यकीनन भारतीय सेना का भारी होगा। इतना ही नहीं, वैश्विक तौर पर कई देशों से घिरा चीन अगर आने वाली सर्दियों में भारत के खिलाफ युद्ध की आग को भड़काता है तो भारत के साथ उसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन एक ऐसे अंजाम से गुजरेगा जिसकी कीमत चीन में आने वाली पीढ़ियों तक को चुकानी पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस साल फरवरी में हुए दंगा मामले में सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की चार्जशीट में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष और फिल्मकार राहुल रॉय का नाम साजिशकर्ताओं के मददगार के रूप में दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, पूर्व विधायक मतीन अहमद, आप विधायक अमानतुल्लाह खान का नाम भी शामिल है। इन सभी को दिल्ली हिंसा केस में साजिशकर्ताओं का मददगार बताया गया है। दिल्ली हिंसा केस में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में अपना नाम आने पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा, दिल्ली पुलिस बीजेपी की केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है। उसकी ये अवैध और गैर कानूनी हरकतें बीजेपी के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र को दर्शाती हैं। वो विपक्ष के सवालों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से डरते हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर हमें रोकना चाहते हैं। जब से भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ही देशों ने अपने सबसे अच्छे हथियार लगा दिए हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपनी सीमा की रक्षा के लिए अदृश्य हथियार तैनात कर दिया है, जो बिना दिखे ही किसी भी तरह के टैंक का खात्मा करने में सक्षम है। इतनी बड़ी टैंक सेना अगर कहीं हमला कर दे तो वहां क्या होगा, इसका अंदाजा आपको अगले कुछ सेकंड में लग जाएगा। रण क्षेत्र के इस सबसे बड़े योद्धा में किसी को भी नेस्ते नाबूद करने की क्षमता है। टैंक के हमले से वो जगह पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। जमीन बंजर हो जाएगी और दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएंगे।
लेकिन सोशल मीडिया पर इसका भी तोड़ है, तोड़ भी ऐसा जो नजर ही नहीं आता। जो दिख ही नहीं रहा वो क्या कर सकता है, ये भी देख लीजिए। वो टैंक सेना जो किसी भी आर्मी की बड़ी ताकत होती है, उसके हमले के पहले ही इस अदृश्य हथियार ने खतरा भाप कर वो कर दिया जिसका टैंक सेना को अंदाजा भी नहीं था। उनके लिए तो सामने रणभूमि बिल्कुल साफ थी, लेकिन ऐसी अनहोनी हुई कि जवाब देने का मौका तक नहीं मिला और मैदान में एक भी टैंक युद्ध लड़ने की स्थिति में तो है ही नहीं। सोशल मीडिया पर जिस अदृश्य हथियार के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ये वही है। देख लो चीन ने क्या क्या बनाया हुआ है। तिब्बत बॉर्डर पर चीन ने ऐसे एंटी टैंक वेपन तैयार रखे हैं, हमें बच के रहना होगा। चीन की मीडिया तो वैसे ही चीनी सरकार के बारे में प्रोपेगेंडा करती रहती है, लेकिन ऐसे किसी हथियार के बारे में किसी चीन की मीडिया पर तो चर्चा ही नहीं है। तो वायरल वीडियो में जो दिख रहा है वो क्या है? क्या ये चीन का कोई खुफिया हथियार है या फिर ये चीन का कोई नया प्रोपेगेंडा है? लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बावजूद चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं आई है, जिसका उदाहरण है ग्लोबल टाइम्स पर 9 सितंबर को किया गया ये ट्वीट। भारत और चीन के बीच LAC पर जब भी तनाव होता है, चीन की तरफ से इसी तरह के वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं, जिससे लगे कि चीनी सेना भारत पर कभी भी हमला कर सकती है। साल 2017 में भी डोकलाम विवाद के दौरान इसी तरीके के वीडियो वायरल किए गए थे, जिसमें चीनी सेना के ट्रक बड़ी तादाद में हाईवे पर दौड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन जब बारीकी से देखा गया तो इनमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वायरल हो रहा एंटी टैंक वेपन तो चीन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट या किसी चीनी वेबसाइट पर तो है ही नहीं। हमने वायरल वीडियो पड़ताल जारी रखी। वीडियो के बारे में इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें हूबहू यही YouTube पर मिला। वायरल वीडियो इसी वीडियो में से निकाला गया है और इसके ही छोटे हिस्से को वायरल किया गया है, ये तो साफ है। ये वीडियो भी इस साल का नहीं, आज से 5 साल पहले का है, जिसका चीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वीडियो के बारे में जो लिखा है वो चीनी भाषा में नहीं, रूसी भाषा में है। उत्पाद नंबर 1, YouTube चैनल को देखने पर पता लगा कि ये चैनल एनिमेशन वाले वीडियो ही पोस्ट करता है। इसके सारे वीडियो कल्पना पर आधारित है, यानी ऐसे हथियार विकसित किए जा सकते हैं, अभी हकीकत में नहीं, और चीन के तो बिल्कुल नहीं। वायरल वीडियो को तुर्की के दाहिर सोम्योनोव में डिजाइन किया गया है। ये चीन का हथियार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाज नहीं मिलने पर एक परिवार मरीज को ठेले पर लिटाकर डीएम के दफ्तर के बाहर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाज नहीं मिलने पर एक परिवार मरीज को ठेले पर लेकर जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर पहुंच गया। आरोप है कि किसी भी अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं किए जाने से लोगों ने ऐसा किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र सरकार और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जारी तकरार पर गुजरात के सूरत के कपड़ा कारोबारी ने कंगना की तस्वीर वाली साड़ियां बाजार में उतारकर अपना समर्थन जताया। इन साड़ियों पर कंगना के समर्थन की बात भी लिखी है। बिहार के सुगौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने पार्टी के लिए प्रचार किया और बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। नारे के साथ कह सकते हैं कि फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन फिर से बनेगा, कोई ताकत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो पढ़ाई में काफी होशियार था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए देश से बाहर गई हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी विदेश गए हैं। सोनिया गांधी 2 हफ्ते तक विदेश में रहेंगी, ये जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी है। विदेश जाने की वजह से सोनिया और राहुल संसद के मॉनसून सत्र के पहले चरण में शामिल नहीं हो पाएंगे।
तुर्की की राजधानी अंकारा में आए खौफनाक बवंडर ने लोगों को दहशत से भर दिया। धूल भरे इस बवंडर में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन जो मंजर लोगों ने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। धूल के बवंडर ने पूरे शहर को घेर लिया। आसमान का रंग बदल गया। सामने आए एक वीडियो में बवंडर तेजी से कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता दिखा। धूल भरी आंधी की वजह से तुर्की की राजधानी अंकारा के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। गुलाबी आसमान लोगों को डराने लगा। बताया जा रहा है कि इस बवंडर के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कहा जा रहा है कि लोगों ने ऐसी भयानक आंधी अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। ऐसी आंधी जिसने कई इलाकों को ढक दिया। दूर दूर तक कई बड़ी इमारतें बवंडर के आगोश में नजर आईं। कुदरत के इस कहर में 6 लोग घायल भी हो गए। इसके अलावा वहां लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने की भी शिकायत की। गुजरात के साबरकांठा में एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। साबरकांठा में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए, जिसकी एक झलक वहां के ईडर इलाके में दिखी, जहां बाढ़ जैसे खतरनाक हालात बन गए। सामने आए एक वीडियो में एक भारी भरकम गाड़ी सैलाब के साथ बहती हुई नजर आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी आगे जाकर पलट गई, जिसके बाद लोग काफी घबरा गए। गणपति मंदिर है, गाड़ी एक कड़ाई ने जा रही है। अच्छी बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोग बाहर निकल चुके थे, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि भारी बारिश के बाद गलियों और सड़कों पर आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी। एलएसी पर बने तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चीन सीमा पर वायरस वॉर की साजिश रचने में जुटा हुआ है। घुसपैठ की 4 कोशिशें नाकाम होने के बाद और कई अहम पहाड़ियों से नियंत्रण गंवाने के बाद चीन की सेना का मनोबल टूट चुका है। चीन सरकार पर देश के अंदर बहुत ज्यादा दबाव भी बढ़ रहा है। चीन ऐसे में एलएसी पर अपनी सेना के नए कैंप बना रहा है। मजबूरी यह है कि सीमा समझौते के मुताबिक चीन एलएसी पर गोलाबारी नहीं कर सकता। ऐसे में इंटेलिजेंस सूत्रों को यह खबर मिली है कि चीन एलएसी पर कोरोना बम विस्फोट करने की साजिश रच सकता है। न्यूज 18 इंडिया को चीन की चाल के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। हार से बौखलाया चीन एलएसी पर वायरस युद्ध की तैयारी में जुटा है। दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस से बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए घातक हथियार तैयार कर लिया है। अब चीन की साजिश ये है कि वो एलएसी पर बिना हथियारों की लड़ाई लड़ने के लिए कोरोना बम का विस्फोट कर सकता है। एलएसी पर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भारत और चीन के बीच 1993 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर दोनों देश गोलीबारी नहीं करेंगे और शायद अब तक उसी समझौते से दोनों देश बंधे हुए भी हैं। हालांकि एलएसी पर हथियारों का जमावड़ा जरूर लगा है, लेकिन उसके इस्तेमाल पर फिलहाल पाबंदी है और शायद यही वजह है कि चीन के सैनिक मध्यकालीन समय के हथियार जैसे कि भाला, फरसा और तारों से बंधी हुई लोहे की छड़े के साथ नजर आए। एलएसी पर चीन अपने तोपखाने में बड़े बड़े ठिकाने बना चुका है और तिब्बत में बारूद बरसाकर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। लेकिन 1993 के समझौते से बंधे चीन के सैनिक बिना हथियारों के जंग में भारत से 4 बार मात खा चुके हैं। उन्होंने बीते 15 दिनों में घुसपैठ की 4 कोशिशें की, लेकिन उल्टे पांव भागना पड़ा। साथ ही वो हिस्सा भी गंवाना पड़ा जो 1962 से चीन के नियंत्रण में था। ये जश्न चीन के सैनिकों की उसी हार का है जब भारतीय सेना के एसएफएफ के जवानों ने चीन के सैनिकों को ब्लैक टॉप से उठाकर घाटी में पटक दिया था। उसी दिन से चीन लगातार हथियारों की नुमाइश के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। चीन के लिए एलएसी पर बीता एक पखवाड़ा बहुत भारी गुजरा है। बीते 15 दिनों में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, कुरंग हिल, मागर हिल, रेजांगला और रेकिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो हैं जहां 1962 की लड़ाई में भारत चीन के बीच जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यानी भारत की सेना का कंट्रोल अब फिंगर 4 पर पूरी तरह हो चुका है।
इसीलिए चीन बातचीत की मेज पर आया है, लेकिन बातचीत भी सिर्फ चीन का दिखावा ही है। रूस के मास्को शहर में हुई बातचीत में चीन एलएसी के विवादित हिस्से से सैनिक हटाने के लिए राजी हो गया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में तनाव घटाने पर सहमति बनी, लेकिन अगले ही दिन चीन मॉस्को में किए गए वादे से मुकर गया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने एलएसी पर नए सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। एलएसी पर भारतीय सेना की चोट से बौखलाया चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है। भले ही चीन की सरकार ने भारत की सरकार से ये वादा किया हो कि वो एलएसी पर तनाव कम करने के लिए अपनी सेना को पीछे करेगा, साथ ही दोनों देश मिलकर एलएसी के इलाके में शांति कायम करेंगे, लेकिन जिस वक्त ये शांति की वार्ता हो रही थी उससे कुछ दिन पहले ही पेंगोंग झील के किनारे चीन अपनी सैन्य ठिकाने को तैयार कर रहा था। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन एलएसी के पास न सिर्फ अपने सैनिकों को ही बढ़ा रहा है, बल्कि फिंगर 4 गंवाने के बाद उसने नया मिलिट्री बेस भी बनाना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक के पास चीन की सेना ने अपने बेस बनाए हैं। पेंगोंग झील का नॉर्थ बैंक 8 फिंगर में बटा है और इन फिंगर्स पर दोनों देश दावा कर रहे हैं। एलएसी के फिंगर 8 पर भारत का दावा है और फिंगर 4 तक भारत का अधिकार हो चुका है, लेकिन चीन ने एलएसी के हालात में बदलाव करते हुए फिंगर 5 पर अपना डेरा डाला है। इसके अलावा चीन ने फिंगर 5 और 6 पर भी सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है। 2 महीने पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फिंगर 5 के पास चीन की क्रेन, ट्रक और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को देखा था। भारतीय एजेंसियों को चीनी सेना के बैरक और दफ्तर बनाने की जानकारी मिली थी। इतना ही नहीं, फिंगर 5 के पास चीन ने टैंक और बोट भी तैनात किए हैं। फिंगर 8 के पास भी चीनी सेना के सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। खास बात यह है कि पिछले साल तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। एलएसी पर हुआ बदलाव जाहिर करता है कि चीन दोगला रवैया अपनाते हुए लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना ने चीन के ठिकानों की अनदेखी करते हुए कई जगह कब्जा जमाया है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि चीन पीछे हटे या फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। बिना हथियारों की जंग में तो चीन हार चुका है, इसीलिए चीन अब बायोलॉजिकल वेपन से जंग लड़ने की चाल चल सकता है। मुंबई की कांदिवली में हुए एक सड़क हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। ये घटना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुई, जहां कुछ काम की वजह से सड़क किनारे बैरियर लगाए गए थे, लेकिन यही बैरियर हादसे की वजह बन गए। सामने आए एक वीडियो में एक बैरियर गिरते हुए दिखाई दिया। जिस वक्त बैरियर अपनी जगह से खिसका, पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आ रहे थे। इससे पहले कि वो मोटरसाइकिल रोक पाते, बैरियर उनके सामने आ गया और वो नीचे गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई, जबकि उसके एक साथी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने सड़क पर बैरियर लगाकर काम कर रहे ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली में कोरोना से स्थिति एक बार फिर बिगड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं, तो वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मौत भी हो गई है। राजधानी में कोरोना से अब तक 4700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में 2,14,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। खबरें हैं कि मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव और सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा हुई। हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं और आज भी मैं मिला हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोविड केयर सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए मरीज बाहर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए सेंटर में ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही मरीजों की देखभाल की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में सितंबर महीने में अब तक औसतन 71% कम बारिश हुई है और आने वाले दिनों में भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की उम्मीद काफी कम है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खेती से जुड़े अध्यादेशों के विरोध में रैली निकालने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ये केस कोरोना से बचाव के लिए तय हुए नियमों के उल्लंघन के मामले में किया गया है।
जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका को फाइनल में शिकस्त दी। विक्टोरिया एजारेंका को तीसरी बार यूएस ओपन फाइनल में मायूसी हाथ लगी है। इससे पहले वो 2012 और 2013 में भी खिताब गंवा चुकी हैं।